हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज करने वाले हैं हम आपके सीटेट मैथ्स का पेपर 2 जो आपका 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसके मैथ्स के पेडागोजी के कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है आपका 7 जुलाई 2024 वाला पेपर। ठीक है, इसके पहले जो 2 पेपर हुए हैं 24 में ही आपके दिसंबर में हुए थे, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर के पेपर, वो हमने ऑलरेडी पूरे 30 क्वेश्चंस किए हैं। बट आज हम यहाँ पर करेंगे इस पेपर से, इस सेट से जो आपके 10 पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और साथ में आपको जो है उन जो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी में पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। मतलब प्रूफ जो है ये व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिमाण सत्य क्यों होना चाहिए। It helps to reveal the connections and provide insights into the underlying structure of mathematics. यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। It can help the student to validate their own reasoning. यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद करता है। या फिर प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग। सो उत्पत्तियां का निर्माण अंतर्देशीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पे। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को बताना है। तो इससे पहले 2-3 जो मेन इसके टॉपिक हैं, जैसे प्रूफ्स हैं, एक्सियम है, थ्योरम है, इनको समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्सियम क्या होती है। एन एक्सियम इज ए स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। मतलब बिना किसी प्रूफ को किए हुए, जो हमें पता है कि एक्सियम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो एक्सेप्टेड है ऑलरेडी कि ये ट्रू होगा, उसको हमें प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, एक्सियम्स आर बेसिक ट्रूथ्स ऑन विच मैथमेटिक्स इज बिल्ट, जिसके ऊपर मैथमेटिक बनी हुई है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग दैट आर इक्वल टू वन अदर। लाइक अगर हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी, तो दिस मीन्स इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह की एक्सियम है जिसको प्रूफ नहीं करना है। ए इक्वल टू बी है तो दिस मीन्स बी इक्वल टू ए होने ही वाला है, होगा ही होगा। लॉजिक मीन्स इसमें कोई ऐसा लॉजिक लगा के इसको प्रूफ नहीं करना है। सिमिलरली थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ओनली 1 स्ट्रेट लाइन। लाइक यहाँ पर इसे 2 अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो इनसे सिर्फ एक ही लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सेप्ट है वाइडली। इसको ऐसा प्रूफ नहीं करना है कि हम इसको एक ही लाइन से ड्रॉ होगी, इससे स्ट्रेट लाइन होगी। तो इससे समझ में आया होगा कि एक्सियम क्या होता है, जिसको एक्सेप्टेड होते हैं यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरम क्या होती है। अ थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड यूजिंग एक्सियम्स, डेफिनेशंस एंड प्रीवियस प्रूव्ड थ्योरम्स। अब थ्योरम कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, जो कि प्रीवियस जो प्रूव किया जाता है। थ्योरम को हम प्रूव करते हैं मैथ्स में, और किससे यूज करते हैं, उसमें हम एक्सियम्स की यूज करते हैं, डेफिनेशंस का यूज करते हैं, और जो प्रीवियसली प्रूव थ्योरम होती है उनको यूज करते हैं। जैसे क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग अदर, इसकी डेफिनेशन जो ट्राइंगल की है और साथ में अदर तरीके से। ठीक है, सिमिलरली द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी थ्योरम। नेक्स्ट होता है हमारा प्रूफ, जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूफ क्या होता है। अ प्रूफ इज ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दैट शोज व्हाई अ थ्योरम इज ट्रू। तो प्रूफ बेसिकली क्या होता है, थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करते हैं, उसमें कुछ लॉजिकल स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट में जाके बताता है कि व्हाई दिस थ्योरम इज ट्रू। तो प्रूफ क्या हो गया, वो लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, सो इट इज इट यूजेस रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सियम्स, डेफिनेशंस एंड नोन रिजल्ट्स। तो इसमें क्या यूज करते हैं, हम एक्सियम्स को यूज करते हैं, डेफिनेशंस को यूज करते हैं, और जो हमें रिजल्ट्स पता है उनको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें प्रूफ करना है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 2 थ्योरम हो गई। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड
थ्रो द अपोजिट वर्टेक्स, उसके बाद यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जैसा कि ये हमने ऐसे करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, फिर इसके यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन इस ट्रायंगल के थ्रू बना दिया। उसके बाद पैरेलल लाइन के डेफिनेशन से हम लोग इसमें ये 180 इसका सम 180 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक्सियम, थ्योरम और प्रूफ ये 3 टर्म है जिस पर मैथ्स की पेडागोजी में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अभी हम लोग और भी सेट्स करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको एक बार समझते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। तो क्या प्रूफ जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो है तो लीस्ट अप्रोप्रिएट, हमें देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर कह रहा है सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, सबसे कम मतलब अप्रोप्रिएट या संबंध में कम उपयुक्त क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये कम उपयुक्त नहीं है। ऑब्वियसली प्रूफ जो है ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर रिजल्ट जो है या थ्योरम है वो क्यों ट्रू होनी चाहिए। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारा प्रूफ। ओके, सिमिलरली इट हैज़ टू रिवील द कनेक्शंस एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। और ऑब्वियसली प्रूफ्स करके ही हम लोग जो है करेक्शंस बिटवीन द जो भी हमारा अंतर्ज्ञान अंतर्निहित गणित की संरचना है उसको प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये कनेक्शंस को रिवील करता है। नेक्स्ट आ गया, इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। और ये जो है आप ऑब्वियस है कि स्टूडेंट की जो खुद की रीजनिंग है उसको वैलिडेट करता है। प्रूफ के थ्रू हम लोग कोई भी थ्योरम जब प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसमें बढ़ते हैं आगे लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, तो जो स्टूडेंट की अपनी रीजनिंग है, स्वयं का जो तर्क है उसको भी मान्य करने में हेल्प करता है। लास्ट आता है, प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज एंड नॉट रीजनिंग। अब आपने खुद ही पढ़ा कि प्रूफ कोई इंट्यूशन के बेसिस पर हम प्रूफ नहीं करते हैं, हम प्रॉपर रीजनिंग पे प्रूफ करते हैं, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग देते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यही लीस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे कम उपयुक्त माना जाएगा, या एक तरह से अगर नहीं भी आता है तो नहीं कि में भी आप इसी को चुन सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 10 क्वेश्चन पेडागोजी पर बेस्ड होते हैं मैथमेटिक्स में। तो आज हम वही 10 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जो आपका 7 जुलाई 24 वाला पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 36। ये भी पेडागोजी पर बेस्ड क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, अगर आप लोगों ने अपना बीएड में सेमेस्टर 1 में 2 में पढ़े हुए हैं पेडागोजी, तो उसमें ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बताई जाती है कि उन्होंने 3 बेस मेन उस पर काम किया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, उसके बारे में बताया हुआ है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में। तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है कि एटीट्यूड और वैल्यूज जो है वो हमारी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा जो मेंटल जो है अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है जो हम लोग राइटिंग वगैरह करते हैं, मीन्स जहाँ पर हमारा हैंड और लेग का मूवमेंट होता है उसके बात करते हैं। और अफेक्टिव डोमेन होता है जहाँ पर हमारी हार्ट की बात होती है, जो 3H की बात होती है, हैंड, हार्ट, हेड एंड हार्ट। ठीक है, या ऐसे भी समझते हैं इसको, कैप से भी ब्लूम की टैक्सोनॉमी बोला जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। और यहाँ पर 3H का नाम लिया जाता है जिसका मतलब पहला हेड हो गया, दूसरा हो गया हमारा हार्ट और तीसरा हो गया हैंड। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। तो हेड हमारा कॉग्निटिव है, हार्ट हमारा अफेक्टिव है और साइकोमोटर इज हैंड। क्लियर? तो सिंपल सी एटीट्यूड और वैल्यूज हिंदी में अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में पढ़ूं तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी क्वेश्चंस को। वैसे यहाँ पर अधिकम का वह क्षेत्र जो व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है। अब व्यवहार और मूल्य के लिए इंसान दिमाग और हाथ नहीं, अपना एटीट्यूड मीन्स अपना हार्ट का यूज़ करेगा, मीन्स अपना जो है इमोशंस का, फीलिंग्स का, एक्सप्रेशंस का, इन सब का यूज़ करेगा। तो ये एक भावनात्मक क्षेत्र आ जाता है। ओके, तो एक आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, इसको समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वैन हिल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग। ठीक है, वैन हिल थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखने को मिले हैं, तो इस पूरी थ्योरी को हम समझ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि वैन हिल थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग क्या होती है, फिर हम ये लोग ऑप्शंस भी पढ़ेंगे और सारा पूरा क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए समझते हैं।
तो यहाँ देखते हैं वैन हेल मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वैन हेल मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है हाउ स्टूडेंट लर्न ज्योमेट्री स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो यही आ गया कि ज्योमेट्री में स्टेप बाय स्टेप कैसे लर्निंग होती है, वैन हिल का मॉडल यही एक्सप्लेन करता है। It says that children understand geometry in levels. They must pass one level before moving to next level. इन बातों को ध्यान रखिएगा, इस पर बेस भी आ जाते हैं असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन या फिर इसी में 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसके अकॉर्डिंग वैन हेल मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि ज्योमेट्री जो है बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, वो उन लेवल के अंतर्गत सीखते हैं, और साथ में वन लेवल जब वो सीख जाएंगे तभी वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल कितने लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें 5 लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स, सबसे पहले लेवल को हम लोग 0 लेवल बोलते हैं, जिसका मतलब है विजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन, हिंदी में शायद इसको दर्शन बोलते हैं। ठीक है, दृश्य। तो सबसे पहले जब बच्चे को ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है वो सिर्फ देखकर समझता है कि शेप्स, ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, शेप्स पढ़ते हैं। तो शेप्स कैसे हैं वो बच्चे उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो पहला लेवल जो 0 लेवल का लेवल है उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन या रिकॉग्निशन। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेज शेप्स बाय लुकिंग एट देम। दे नेम शेप बेस्ड ऑन अपीयरेंस नॉट ऑन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर बच्चे को अपीयरेंस से बताते हैं, प्रॉपर्टीज उन्हें नहीं पता होती हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर बच्चे को स्क्वायर बताइए, सर्कल बताइए, ट्रायंगल बताइए, तो वो ये बता देगा कि ये स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, बस शेप्स समझता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वो यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लेवल नंबर 1 पर क्या आ जाता है, स्टूडेंट आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। अब इस नंबर पे वो क्या करेगा, बच्चा प्रॉपर्टीज जानने लगेगा। लाइक ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। स्क्वायर है तो उसमें 4 साइड्स हैं, उसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। सर्कल है तो उसमें कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज जो है लेवल 2 में वो लेवल 1 जो है वो आइडेंटिफाई करने लगता है। ओके, अब लेवल 2 में क्या होता है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। आप ये लेवल्स के नेम याद रखने हैं आपको। यहाँ भी मैंने इस तरह से चार्टिंग करी है। विजुअलाइजेशन में शेप्स को पहचानता है, और एनालिसिस में क्लासेस ऑफ शेप्स मींस प्रॉपर्टी एनालाइज कर जाता है कि प्रॉपर्टीज बता सकता है कि अब वो रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बेस पे बता सकता है कि ये बोथ आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेवल इनफॉर्मल डिडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट कंपेयर शेप्स एंड फाइंड रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो है कंपेयर भी कर लेता है और फाइंड कर लेता है उनके बीच में रिलेशनशिप्स। जैसे कि है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो यहाँ पर अब बच्चा जो है इनफॉर्मल डिडक्शन भी कर सकता है, रिलेशन भी बता सकता है कि हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि जैसी प्रॉपर्टी इसकी है वैसी इसकी हो सकती है, लेकिन एवरी रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ये वो कनेक्शन अब बैठा पाएगा। इसको 3rd स्टेज है इनफॉर्मल डिडक्शन की। ये आप ये सीरीज याद रखिएगा, इस तरीके से आगे बढ़ती है। नंबर 4 लेवल पर आता है फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, मैं इस चार्ट को यहीं पर रखती हूँ जिससे समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। नंबर 3 पे आता है, 0 से स्टार्ट होता है फॉर्मल डिडक्शन। टोटल 5 लेवल्स हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्रूफ थ्योरम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग आ चुकी है, वो डिडक्शन भी करना सीख गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रूविंग वाई द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180। अब वो ये बता सकता है कि सम ऑफ ट्रायंगल 180 क्यों है, वो ये प्रूव कर लेगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेज इज राइगर। स्टूडेंट वर्क विद एक्सियम्स, डेफिनेशंस एंड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स। ये हायर लेवल की बात हो गई। कंपेयरिंग यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, मोस्ट सीन एट हायर एजुकेशन लेवल। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है वो ये कि लर्निंग मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। लैंग्वेज एंड टीचिंग मेथड मस्ट मैच द स्टूडेंट लेवल एंड स्टूडेंट कैन नॉट स्किप अ लेवल। ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा जो थ्योरेटिकल आपका जो आता है, और साथ में इस तरह से स्टेजेस होती हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अरेंज, सबसे पहला अगर अरेंज करना है हमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल ऑफ। ठीक है, असेंडिंग लेवल मतलब छोटे से बड़ा। ओके, क्लियर हो गया?
अब देख लेते हैं, हमने सारे स्टेप्स अभी पढ़ लिए हैं। वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब हम पहले ही समझ चुके हैं कि सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप ये करता है या नहीं करता है, बताइए। क्लासीफाई अभी वो नहीं कर पाता है। फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अभी आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिफाई ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप नंबर 1 पर आएगा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। देन वो क्लासीफाई कर पाएगा कि कोई भी अगर चौकोर चीज़ दिखेगी उसको, तो वो बता पाएगा 4 साइड्स वाली कि वो ये क्लासीफाई कर देगा कि ये स्क्वायर है। या कुछ भी अगर उसको गोल ऐसा दिखेगा तो वो कह सकता है कि वो सर्कल है। तो इसका मतलब हो गया सेकंड नंबर पर आपका ये हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लेगा और फोर्थ नंबर पर वो रिलेशनशिप्स भी बना पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आता है वैन हेले की थ्योरी पर। अब ऑप्शंस अपने चेक कर लेते हैं। सबसे पहले DBAC हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर NCERT विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी अगर आप लोग टीचिंग कर रहे हैं तो अपर प्राइमरी स्टेज मतलब 6 to 8 और पेपर 2 भी हमारा 6 to 8 के लिए ही होता है। ठीक है, पेपर 1 हमारा 1 to 5 के लिए होता है। तो ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को 11th-12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टीचिंग कर रहे हैं या आपने खुद भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि अपर प्राइमरी स्टेज 6 to 8 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये कि अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप ये फटाक से लगा देंगे। एक जैसा कि मैंने बोला आपको कि 30 minutes for 30 क्वेश्चंस आपको मान के चलने हैं हर पोर्शन के। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी समय इसमें नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप बता देंगे कि फ्रैक्शंस अब बच्चा 6 to 8 में पढ़ता है, एक्सपोनेंट पावर पढ़ता है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 8th ग्रेड तक नहीं पढ़ाया जाता, वो आगे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 40 का 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। Which of the following statement is not correct with respect to rubrics as a tool of assessment? अब rubrics as a tool of assessment जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा, तो चलिए इसको पहले हम समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। रूब्रिक होता क्या बेसिकली? रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। अ रूब्रिक इज स्कोरिंग गाइड यूज्ड बाय टीचर्स टू असेस स्टूडेंट्स वर्क। जो टीचर्स यूज करते हैं स्कोरिंग गाइड होता है जिसके बेसिस पे वो बच्चे को असेस करते हैं। अब होता क्या, इट क्लियरली डिस्क्राइब्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाउ मार्क्स विल बी गिवन फ्रॉम फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये क्या बताता है टीचर्स को कि स्टूडेंट से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आफ्टर टीचिंग योर टॉपिक एंड ऑल, और इसमें कौन कौन से डिफरेंट लेवल के परफॉर्मेंस पे आप किस तरह के उस बच्चे को असेसमेंट करेंगे, मार्क्स देंगे। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर लेवल वाइज डिफरेंट परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट मार्क्स तक बताता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसमें आपके असेसमेंट में। तो मेन कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, तो क्राइटेरिया, एस्पेक्ट्स टू बी असेस्ड, कंटेंट, एक्यूरेसी एंड प्रेजेंटेशन, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, इस तरीके की परफॉर्मेंस के लेवल बताए जाते हैं इसमें। तो याद रखने हैं कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस ये होते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच लेवल, हर लेवल पर बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है उसका असेसमेंट होता है। स्कोर, मार्क्स फॉर ईच लेवल। ठीक है ना, तो वही है कि बात कर ली। तो रूब्रिक्स आर क्रिएटेड टू रिड्यूस सब्जेक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्लियर स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया, दे मेक इवैल्यूएशन मोर ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। तो रूब्रिक्स ऐसा टूल ऑफ असेसमेंट है जिसमें जो है सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करता है, स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया इसमें बनाया जाता है और इवैल्यूएशन जो है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और फेयर होता है। क्लियर हो गया? तो इतना जब हमने रूब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको क्या बताना है, विच इज नॉट करेक्ट। ओके,
Rubrics has a fixed scale. Rubric has a list of characteristics describing performance for each point of scale. Rubrics consist of a clear performance target for student. Rubrics makes evaluation more subjective. अब आपको समझ में आ गया होगा कि more subjective नहीं होता है, इसके fixed scale होते हैं हर लेवल के लिए. जैसे गुड मैंने अभी दिखाया आपको, एक्सीलेंट, गुड, पुअर, जो सारे परफॉर्मेंस के लेवल होते हैं, ईच पॉइंट ऑन द स्केल होता है, डिस्क्राइब करता है. इसके अलावा जो है क्लियर परफॉर्मेंस देता है. दिस मीन्स जो नॉट मीन्स जो रॉन्ग है, रॉन्ग ये है कि रूब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है. रूब्रिक्स के थ्रू हर लेवल के बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है. तो दिस मीन्स रूब्रिक मेक इवेल्युएशन मोर सब्जेक्टिव. ये रॉन्ग है और जो रॉन्ग है वही ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट. क्या नहीं करता है, नॉट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. मीनिंग ऑफ असेसमेंट, इट इज अ इवैल्यूएशन, इट हेल्प्स टू लेबल द स्टूडेंट्स, इट हेल्प टू डायग्नोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें देखिए समझ में आता है कि इट इज इवैल्यूएशन. ऑब्वियसली अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये करेक्ट है. इट हेल्प्स टू लेबल द स्टूडेंट. हम लोग अब ये पेडागोजी का एक मेन रूल है, आपको हर जितने भी आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो या सीडीपी हो, आपको बच्चे को लेबल नहीं करना है कि वो लो है, स्लो लर्नर है, फास्ट है या एवरेज है. इस तरह से लेबलिंग बच्चों की नहीं करना है. दिस इज अ नेगेटिव वर्ड. ओके, इसको याद रखिएगा, ये नेगेटिव वर्ड है, हम लेबल नहीं करते बच्चे को. इट हेल्प्स टू डायग्नोज इंडिविजुअल डिफरेंस. यस, आप जो सीडीपी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन की है, आपने पता होगा कि डायग्नोज करते हैं हम लोग असेसमेंट के थ्रू इंडिविजुअल डिफरेंस को. हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, ये एज ए टीचर आपको एक्सेप्ट करना है. और इंडिविजुअल डिफरेंस को डायग्नोज करने के बाद उसके बेसिस पर हम आगे उसकी प्रिपरेशन में, लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं एज ए टीचर. इट इज़ अ प्रोसीजर टू गैदर इंफॉर्मेशन टू ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो यस, हम लोग असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया विच इज़ नेगेटिव वर्क, लेबलिंग द स्टूडेंट. तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो कि गलत है, और जो गलत है वही हमें पूछा है. दिस मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स. अब अगेन देख लेते हैं कौन सा क्रिएटिविटी का इंडिकेटर नहीं है. तो क्रिएटिविटी में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है. क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, एक तो आप ये याद रखिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें एक क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा. बच्चा कई तरह से सोचेगा और हर एक क्वेश्चन के कई डिफरेंट आंसर्स होते हैं और हर बच्चे के अपने अपने उनके इंडिविजुअल एक्सीलेंस के बेसिस पे वो अपने आंसर दे सकते हैं. दूसरा यहाँ पर आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, तो जो क्रिएटिव है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्रिएटिविटी, वो सब एक उस पे आता है. आपको यहाँ से ये रिलेट करके चलना है. अब आ जाते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो जैसा कि मैंने बोला कि क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ओपन एंडेड क्वेश्चन, रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो यहाँ से कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये आपका वर्ड ही नेगेटिव हो गया है. ये क्रिएटिविटी को से रिलेट नहीं होता, क्रिएटिविटी इससे नहीं आती. ठीक है, फिर भी हम और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबली. तो बिल्कुल सही बात है कि क्रिएटिविटी में आप बच्चा फ्लेक्सिबल है थिंक करने के लिए डिफरेंट तरीके से. कोई एक फिक्स्ड उसका आंसर नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज द क्रिएटिविटी इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, स्टूडेंट्स यूज मल्टीपल अल्टरनेट प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज. ऑब्वियसली कि तरह तरह के मल्टीपल तरीके मेथड्स यूज करता है बच्चा. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी उससे उसकी स्ट्रांग होती है, स्किल्स स्ट्रांग होती हैं और साथ में डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है. और स्टूडेंट कैन पोज क्वेश्चंस. तो यस, बच्चे अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस प्रस्तुत कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये तीनों ऑप्शंस जो है वो क्रिएटिविटी के इंडिकेटर हैं, बट विच इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी, विच इज स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया, अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब सारी रेज जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती हैं, एक ही पे मिल जाती हैं. और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जब सारी रेज, तो इस तरीके से आप साइंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कि आप एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर सोच सकते हैं, मल्टीपल तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज डाइवर्जेंट. और कन्वर्जेंट मीन्स आप जाके एक ही पॉइंट पर फिक्स सोल्यूशन पर रुक रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी को इनहेंस नहीं करती. चलिए, आई होप की चीज समझ में आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर
40 आपका जो नेक्स्ट है पेडागोजी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। चलिए अगेन देखते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पहली बात क्या 3-4 चीजें हैं जो मैं बार बार बोलती हूँ और आप भी बार बार याद रखिए। पहली बात तो हर चीज में बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा जिस भी केस में एक्टिविटी करके सीख रहा है, एक्टिविटी करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्रिएटिव है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, वो सारे ऑप्शंस आपके जो हैं सही माने जाते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स इसलिए बोल दिया क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स की पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप साइंस के करेंगे तो साइंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी के करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेंशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम ही स्ट्रेटेजी आपको हर पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए रखनी है। चलिए देखते हैं। सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम, लीस्ट हमें बताना है, सबसे कम। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमें सबको पता है कि जो हमारी है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ सिचुएशंस एक्सपीरियंस से ही आपको बच्चे को पढ़ाना है, सिचुएशंस से। ये जो 4-5 चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चे को पढ़ाना है, कनेक्ट करके रियल वर्ड से पढ़ाना है, एक्टिव रखना है बच्चे को, एक्सपेरिमेंट करना है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए उसको जो है आपको इनकरेज करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। तो ये 4-5 चीज़ें आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं पर बेस्ड होना है। तो सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, ओके, तो यस डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मीन्स रियल लाइफ से वर्ल्ड से वो कनेक्ट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ अ मैथमेटिकल टेक्निक इज यूज्ड, अगर वो ये समझ रहा है कि मैथमेटिक्स को वो कहाँ पे और कब यूज कर सकता है, तो यस वो कुछ नया समझ रहा है, सीख रहा है, मीन्स कनेक्ट कर रहा है रियल वर्ल्ड से। फाइंड शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स एंड जनरलाइजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। देखिए जनरलाइजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला अगेन वही है कि आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, कुछ नोन से आप अननोन की तरफ जाते हैं और एक फार्मूला जनरलाइज करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ऑन जो है आपका मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैथ्स में शॉर्टकट फाइंड आउट करना इट इज़ अ लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्टकट्स कहाँ, मतलब अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये सबसे कम इंपॉर्टेंट माना जाएगा, शॉर्टकट्स निकालना। इन सब जगह पे बच्चा क्रिएटिविटी के लिए इनकरेज हो रहा है, बट फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स इट्स अ लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो कि लीस्ट है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल शेप्ड पेपर कटिंग टू द लर्नर्स। ठीक है, एक टीचर ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कटिंग्स जो है एक लर्नर्स मीन्स अपने स्टूडेंट्स को दे दी इस टाइप की। ठीक है, एंड टेल्स देम टू मेजर एंड टेबुलेट द एंगल्स इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ एंगल। और उसके बाद उसने कहा है कि मेजर करे और फाइंड आउट करे सम ऑफ एंगल्स। ही टेल्स देम टू नोट द रिजल्ट्स इन ईच केस। और उसके बाद उसने कहा इससे भी सारे एंगल्स को मेजर करके उनका सम नोट करना है, इससे भी सारे एंगल्स को मेजर करके उसका सम नोट करना है, और इससे भी सारे एंगल्स को मेजर करके उसका सम नोट करना है। ठीक है, तो इस तरह से उसने बच्चों को ट्रायंगल कटिंग्स दी और उसके बाद ये एक्टिविटी दी। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी मेथड, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, डिडक्टिव मेथड या एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, अगर जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं तो आप बताइए। अदरवाइज देखिए डिस्कवरी मेथड, यहाँ पर बच्चा कुछ तो खोजेगा, समझ रहे हैं आप। जब वो तीनों के मेजर करेगा तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। दिस मीन्स वो हर सिचुएशन में 180 डिग्री को ही प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ डिस्कवरी मेथड। ओके, टीचर सेंटर्ड मेथड ये है नहीं, टीचर ने सिर्फ एक एक्टिविटी दी है बट काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो मीन्स बच्चा सेंटर में है। और ये भी आपको याद रखना है कि पेडागोजी को क्वेश्चन सॉल्व करते समय चाइल्ड सेंटर्ड रखना है। जितने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है उन्हीं को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड है नहीं। डिडक्टिव मेथड मतलब होता है अननोन से नोन की ओर जाना, अननोन टू नोन। ठीक है, तो यहाँ बच्चा नोन टू अननोन जा रहा है। उसने एंगल्स के बारे में वो जानता है लेकिन उसने ट्रायंगल के तीनों सम को फाइंड आउट किया है। जबकि डिडक्टिव मेथड होता है कि आपको जो नोन अननोन है मीन्स कोई फॉर्मूला दे दिया गया, देन उससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर इसमें कई होते हैं डिडक्टिव मेथड में, अननोन टू नोन, रूल्स टू एग्जाम्पल,
ठीक है, या जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, ठीक है। और एनालिटिकल अप्रोच में तो एनालिसिस की बात होती है, जो यहाँ पर किसी तरह की एनालिसिस हो नहीं रही है। क्लियर हो गया? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है आपका आज के वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 3 + 4 × 5 is not a mathematical expression. Operations of multiplication can be done on mathematical expressions. The expression x² + 10x + 25 cannot be simplified further, and the value of the variable in an equation which satisfy the equation is called the solution of the equation. ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमें अब देखना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल है और साथ में नंबर है, और जो मैथमेटिकल आपके ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब से जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं 3 + 4 × 5 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, दिस मीन्स इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और हमें कौन सा ढूंढना है? जो फॉल्स है। ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेशन हो सकते हैं, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट आता है द एक्सप्रेशन x² + 10x + 25 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसमें आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो ये हो जाता है हमारा x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, a² + b² + 2ab, उसी को यहाँ पर हम खोलेंगे जब, तो आएगा x² + 5 का स्क्वायर इज 25 + 2 × 5 × h विच इज 10x। तो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा हो गया है फॉल्स। और लास्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हम सबको पता है कि जो वैल्यू ऑफ द वही है जो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है। दिस मीन्स ये भी ट्रू है। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना था? जो फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाइप भी दीजिए। और इसी तरीके से आपके एग्जाम तक हम ढेर सारे PYQs विद कॉन्सेप्ट करेंगे, जिससे आपका जो है पेपर मैथ्स का तो बहुत आसानी से निकलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।